सो अब फाइनली हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सब एक बार वीडियो देखोगे पूरा याद हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फैमिली, फैमिली से ही एक कम्युनिटी बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज वेरी इसेंशियल टू कीप द इन्वायरमेंट डैश। इन्वायरमेंट को क्या रखना इसेंशियल है, क्या रखना जरूरी है? क्लीन एंड ग्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीन एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज मेड विलेजेस एंड टाउन डैश। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ है, विलेज और टाउन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। कौन इसमें से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है? तो यहाँ पे देखो ओनम जो है ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, केरला में मनाया जाता है। उसके बाद बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल जो है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या होता है ध्यान से समझो। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल तब मनाया जाता है जबकि फसल की कटाई होती है। कोई भी स्टेट में जब फसल को काटा जाता है तो एक त्योहार भी मनाया जाता है साथ में, इसी को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। अब देखो यहाँ पे तीनों हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है लेकिन दिवाली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर हेल्पफुल इन अचीविंग आवर नेशनल गोल्स लाइक। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में क्लास 7 में डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे एक ही लाइन दिया हुआ था बुक में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक जस्टिस से और सोशल जस्टिस से, तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक जस्टिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है सेवरल फैमिलीज लिविंग क्लोज टू वन अनदर फॉर्म अ डैश। जब बहुत सारे फैमिलीज एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तो वो बनाते हैं एक नेबरहुड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेबरहुड। नेक्स्ट है कम्युनिटी लाइफ प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ डैश। तो कम्युनिटी लाइफ प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टुगेदरनेस, तो यही सब यहाँ पे भर सकते हैं हम, या तो एक भरो, ये दो भरो, तीन भरो, कुछ भी भर सकते हो। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन वन अनदर इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड होना। नेक्स्ट है एजुकेशन मेक्स अस अ गुड डैश, अ गुड ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे भर देंगे ह्यूमन बीइंग। उसके बाद इंडिया इज मेनली लैंड ऑफ डैश। इंडिया जो है मेनली लैंड ऑफ विलेजेस है, गाँव का देश है इंडिया, इसीलिए यहाँ पे विलेज भरेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गांव है और मैक्सिमम लोग गांव में ही रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको वन वर्ड में हमें आंसर करना है। सबसे पहला है नेम द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड, इसका आंसर हो जाएगा फैमिली, मैंने बताया था फर्स्ट स्कूल जो है फैमिली है, सबसे पहले बच्चा कुछ भी सीखता है फैमिली से सीखता है। नेक्स्ट है नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये हो जाएगा पोंगल। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड पॉसिबल। हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड होना। उसके बाद है व्हाट फोर्सेस द विलेजर्स टू माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज। विलेजर्स को क्या फोर्स करता है कि वो टाउन और सिटी चले जाएं, तो वो फोर्स करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही बहुत सारा जॉब्स क्रिएट होता है और वो शहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच फैक्टर हैज डाइल्यूटेड द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करने से क्या ऐसा फैक्टर है जो कि रोक रहा है, तो उस फैक्टर का नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे इंडिया का इतना ज्यादा है कि हमारे इंडिया को प्रोग्रेस ही होने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी और ई को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट वैल्यूज डज आवर फैमिली इनकलकेट इन अस। हमारा फैमिली हमारे में कौन कौन सा वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसका आंसर एक लाइन में लिखना है। आवर फैमिली इनकलकेट मैनी वैल्यूज इन अस लाइक civic values, discipline, dedication, honesty, patriotism, obedience, truthfulness, sacrifice and cooperation। यहाँ पे देखो मैंने सारा पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया है, जो जो भी इसमें याद होने लायक लगे उसको उसको याद कर लोगे और 3 से 4 पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें मान लो सिविक वैल्यूज याद हो गया, डिसिप्लिन याद हो गया, डेडिकेशन याद हो गया और ऑनेस्टी याद हो गया, तो इन चारों को लिख के यहाँ पे ETC लिख देना है, हो गया आंसर। नेक्स्ट है हाउ डज स्कूल हेल्प अस इन आवर डेवलपमेंट। स्कूल हमें कैसे हेल्प करता है, स्टार्टिंग में हमने देखा था इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी क्या क्या है, फैमिली, स्कूल एंड नेबरहुड। तो स्कूल कैसे हेल्प करता है हमें, आवर स्कूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट नॉट ओनली इम्पार्ट्स एडुकेशन, ये सिर्फ हमें एडुकेशन नहीं देता है बट ऑल्सो ट्रेन्स अस इन आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, लेकिन हमें ये भी सिखाता है कि हम कम्युनिटी में कैसे रहेंगे।
तो इसका एक लाइन में इसी तरीके से आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिगेन इन कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कैसे स्टार्ट हुआ। अब देखो इसका स्टोरी हम लिख देंगे, छोटा सा स्टोरी। अर्ली मैन यूज टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ। पहले जो लोग थे, अर्ली मैन थे, वो अपना काम खुद किया करते थे। बिकॉज ही लिव्ड अलोन, क्योंकि वो अकेले रहा करते थे। वेन ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, जब वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग लोग अलग अलग जॉब्स करने लगे। एंड टू फुलफिल ईच अदर्स नीड, और एक दूसरे का नीड को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिगेन। यहीं से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। मैंने बताया था कि पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे जो ट्रेडर्स थे, बहुत सारे लोग फार्मर्स थे, बहुत सारे लोग क्राफ्ट्समैन थे। तो ये सारे लोग एक दूसरे का नीड्स को फुलफिल करते थे, वहीं से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। तो एक लाइन में इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 इसेंशियल सर्विसेज कॉमनली रिक्वायर्ड बाय रूरल एज वेल एज अर्बन कम्युनिटीज। मतलब हमें ऐसा ऐसा इसेंशियल चीज बताना है, जरूरत का सामान बताना है, सर्विसेज बताना है, जो कि रूरल एरिया में भी जरूरत होता है, मतलब गांव में भी जरूरत होता है, और अर्बन एरिया में मतलब शहर के एरिया में भी जरूरत होता है। तो सिंपली हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द 4 इसेंशियल सर्विसेज कॉमनली रिक्वायर्ड बाय रूरल एज वेल एज अर्बन कम्युनिटीज आर। पहला है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, चाहे लोग गांव में रहे या शहर में रहे, उनको तो ड्रिंकिंग वाटर का जरूरत है, पहला ये हो गया। उसके बाद है क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब साफ वातावरण, चाहे गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, दोनों को ये जरूरत है, इसेंशियल है। उसके बाद स्कूल्स, गांव के लोग शहर के लोग दोनों के लिए ये जरूरत का चीज है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली। ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है, नेम द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को होने के लिए क्या क्या 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था। तो देखो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर, पहला जो फैक्टर था वो था एडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। अब देखो, हाई यील्डिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसा सीड जो कि बहुत अच्छा फसल का उत्पादन करता है, उसी को हम बोलते हैं हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, तो जब हाई यील्डिंग सीड का यूज होने लगा, उसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। दूसरा क्या पॉइंट है, सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का सप्लाई होने लगा, किसानों को अच्छा फर्टिलाइजर मिला, इसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन मतलब पानी को पटाने, खेत में पानी जो पटता है, उसका जो बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हुआ और एक्सपेंशन हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचा। तो इसके कारण से भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। और लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ मशीनरी इन एग्रीकल्चर, मतलब खेती के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के मशीन्स का भी यूज किया जाने लगा। तो ये भी चौथा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने पहले भी समझाया था स्टार्टिंग में। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, फसल का उत्पादन बहुत ही तेजी से बढ़ा था, और तेजी से बढ़ने का यही 4 कारण है जो कि हमें यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ तक हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझना, सब आसानी से याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द कम्युनिटी लाइफ बिगिन। कम्युनिटी लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ। तो पहले हम लिखेंगे कम्युनिटी लाइफ है क्या, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो कम्युनिटी लाइफ क्या है और कम्युनिटी लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ वो भी हम लिखेंगे। मैन इज कॉल्ड अ सोशल एनिमल, इंसान जो है सामाजिक प्राणी है। मैन कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी और अ कम्युनिटी, इंसान जो है सोसाइटी और कम्युनिटी के बिना नहीं रह सकता। अकेले जंगल में जाके किसी इंसान को छोड़ दोगे तो वो तो नहीं रह पाएगा। द सोसाइटी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू एवरीवन, सोसाइटी हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। कम्युनिटी लाइफ बिगेन ड्यू टू द ह्यूमन नेचर एंड आवर नेसेसिटीज दैट वी एंजॉय लिविंग इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट क्यों हुआ, उसका रीजन था एक कि ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है, तो उसको बहुत सारे सामान की जरूरत होती है और वो उसको पूरा करने के लिए किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होता है। वहीं से कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हुआ। टू फुलफिल नीड्स, नीड्स को फुलफिल करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज ऑफ ईच अदर, ह्यूमन लिव टुगेदर एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कॉपरेशन। इंसान जो थे एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए और एक दूसरे का मदद करना स्टार्ट कर दिए। दिस इज हाउ कम्युनिटी लाइफ बिगिन, और इस तरीके से कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से 2-3 लाइन में इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कल्चरल एक्सचेंज हेल्प इन कम्युनिटी डेवलपमेंट।
कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए कल्चरल एक्सचेंज कैसे हेल्प किया? कल्चरल एक्सचेंज मतलब तुम मेरा कल्चर फॉलो करो, मैं तुम्हारा कल्चर फॉलो करता हूँ, यही चीज है। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। कल्चर इज बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट। कल्चर क्या है? आर्ट एंड क्राफ्ट, उसके अंदर आता है। उसके बाद पेंटिंग आता है, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर, ये सब कल्चर के अंदर आता है। These activity kept on changing with time and place. ये सब चीज चेंज होता गया। स्टार्टिंग में जैसा म्यूजिक था अभी वैसा म्यूजिक नहीं है। स्टार्टिंग में जैसा स्कल्पचर होता था अभी वैसा स्कल्पचर नहीं होता है। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा डिग्रेडेशन भी हुआ। मतलब पहले बहुत सारा चीज अच्छा भी होता था, अब अच्छा नहीं होता है। तो ये सब हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुआ। द फूड हैबिट्स, अलग अलग तरीके का फूड हैबिट होता है। ड्रेसेस, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, मार्शल आर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये सब क्या होता है? रीजन टू रीजन बदलता है, मतलब एरिया वाइज भी बदलता है। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। और अलग अलग तरीके का जो ये सब टर्म्स है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? वहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन पे और साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशन पे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है ड्रेसेस। ड्रेसेस कैसे डिपेंडेंट है जियोग्राफिकल पे? मान लो कहीं पे ठंडा एरिया है तो वहाँ का ड्रेस अलग होगा। अगर मान लो कहीं पे क्लाइमेट हमेशा वार्म रहता है, गर्म रहता है, तो वहाँ का ड्रेस अलग होगा। इसी तरीके से हर चीज क्लाइमेट पे और ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख देंगे, कम्युनिटी गेट टू नो ईच अदर बेटर। कम्युनिटी जो होते हैं एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं इसके कारण। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग बेटर रिलेशनशिप विथ अदर कम्युनिटी इंक्रीजेस। और दूसरे कम्युनिटी से अच्छा रिलेशनशिप होने का चांसेस बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इसके कारण कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज आर। इसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। पहला रूरल कम्युनिटी, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, विलेज लाइफ इज कंपेरेटिवली अनकंफर्टेबल। विलेज लाइफ जो होता है अर्बन कम्युनिटी से अनकंफर्टेबल होता है, मतलब थोड़ा सा कम आरामदायक होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ विलेजेस आर स्टिल अंडर डेवलप्ड, क्योंकि आज भी ज्यादातर गांव डेवलप नहीं हुए हैं। वहीं पे अगर हम अर्बन कम्युनिटी में देखें तो क्या है, लाइफ इन टाउन्स एंड सिटी इज कंपेरेटिवली स्मूथ एंड कंफर्टेबल। शहर में लाइफ क्या होता है? स्मूथ होता है और कंफर्टेबल होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन विलेजेस। मतलब पूरे पॉपुलेशन का 2/3, मतलब 3 में से 2 पार्ट जो है वो विलेजेस में रहता है, और बाकी का 3 में से 1 पार्ट जो बच रहा है वो शहर में रहता है। रेस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन सिटीज। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, पॉल्यूशन इज लेस बिकॉज ऑफ नो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेस व्हीकल्स। गांव में एक चीज अच्छा है कि वहाँ पे पॉल्यूशन लेस होता है, लेकिन शहर में क्या होता है? शहर में पॉल्यूशन ज्यादा होता है। पॉल्यूशन इज मोर बिकॉज ऑफ मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड काउंटलेस व्हीकल्स। बहुत ज्यादा व्हीकल होता है शहर में। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ज्यादातर गांव के लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं एज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद इसमें लिखेंगे शहर में क्या होता है, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लोग जो होते हैं अलग अलग तरीके के जॉब्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ना कि एग्रीकल्चर पे। तो इस तरीके से एक टेबल बनाना है और दोनों में 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट तो लिखना ही है। यहाँ पे जो भी 3 पॉइंट याद रहे उसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाईलाइट द फैक्टर्स दैट मेक द सिटी लाइफ इन इंडिया वेरी डिफिकल्ट। क्या क्या फैक्टर है जो कि सिटी लाइफ को डिफिकल्ट बनाता है? देखो पहला फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर दैट मेक द सिटी लाइफ इन इंडिया वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट फैक्टर है, पीपल ऑफ रूरल एरिया आर अट्रैक्टेड टू टाउन्स एंड सिटी have become overpopulated and scarce of basic amenities। क्योंकि गांव के लोग जो हैं सिटीज की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि सिटी ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। और स्कार्स, स्कार्स मतलब होता है कमी, ठीक है। कमी हो गया है किस चीज का? बेसिक एमिनिटीज का, मतलब जो जरूरत की सामान होते हैं उसका कमी हो गया है। ये पहला फैक्टर है जिसके कारण सिटी में लाइफ डिफिकल्ट हो गया है। उसका दूसरा फैक्टर क्या है, in spite of tremendous development in field of transportation, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी द रोड्स आर ओवर क्राउडेड। रोड जो हैं बहुत ही भरे होते हैं, ओवर क्राउडेड होते हैं।
उसके बाद सी नंबर पॉइंट में बाकी के प्रॉब्लम्स लिखेंगे, जैसे कि डिस्पोजल ऑफ सिटी वेस्ट, मतलब सिटी में जो कचरा होता है उसका डिस्पोजल में प्रॉब्लम है। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, मतलब साफ सफाई में वहाँ पे प्रॉब्लम है शहर में। उसके बाद है स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी, साफ पीने का पानी भी वहाँ पे कम है शहर में। तो इसी तरीके से ये तीनों पॉइंट को इसके आंसर में मेंशन कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रोविजंस गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एम इट ब्रिंगिंग इक्वालिटी, इक्वालिटी लाने के लिए हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है वो लिखना है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड रिमूव, यहाँ पे विथ नहीं होगा, टू रिमूव सोशल एविल्स लाइक अनटचेबिलिटी, जेंडर बायस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एटसेट्रा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी प्रोविजन अंडर द फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा प्रोविजन है इन सब चीज को हटाने के लिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इलिटरेसी हो गया, उसके बाद अनटचेबिलिटी हो गया, जेंडर बायस हो गया, इन सबको हटाने के लिए। तो क्या क्या वो कानून है, पहला तो है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, सब लोग समान है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब हमारे पास अधिकार है कि अगर कोई हमें एक्सप्लॉइट करता है तो हम उस पर केस कर सकते हैं, कानूनी हमारा अधिकार है। तो ये तीनों पॉइंट को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी क्वेश्चन था सबको डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे वीडियो के एंड में एक मैप से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है ऑन एन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, इस सबको हमें लेबल करना है। जैसे कि पहला है एनी टू नॉर्थ इंडियन स्टेट वेयर ग्रीन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुआ था वो लिखना है। उसके बाद द स्टेट वेयर पोंगल इज सेलिब्रेटेड, पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद द स्टेट वेयर विच बिहू डांस इज एसोसिएटेड विद, बिहू कहाँ पे होता है वो बताना है। उसके बाद द स्टेट नोन एज ओनम फेस्टिवल, तो यहाँ पे ओनम फेस्टिवल कहाँ पे होता है वो भी हमें बताना है। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल मैप लेना है और उसमें सबको दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे बिहू होता है असम में, उसके बाद तमिलनाडु में पोंगल होता है, केरला में ओनम होता है, और उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश ही ऐसा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर पाओगे। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जितना समझाया सब अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी क्लासिक्स से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।